हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करते हैं आइसोमेरिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। इससे पहले हमने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का इंट्रोडक्शन, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नोमेनक्लेचर और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मूला फॉर्मेशन के बारे में स्टडी किया। आज हम स्टडी करेंगे आइसोमेरिज्म के बारे में। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए आइसोमेरिज्म को हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आइसोमेरिज्म है क्या, समावयवता क्या है। तो जब हम यहाँ पर फोकस करते हैं तो समावयवता दैट मीन्स सम प्लस अवयवता। समान एक जैसे, अवयवता का मीन हो गया अवयव वाला। तो एक जैसे अवयव वाले दो या दो से अधिक अगर ऑब्जेक्ट हैं, कंपाउंड्स हैं, तो हम कहते हैं कि उन दोनों के अंदर एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पाई जा रही है कि वो दोनों एक ही प्रकार के अवयवों से मिलकर बने हुए हैं। ये जो गुण है, इसी गुण को हम कहते हैं समावयवता। और ये दो जो फॉर्म बनी या दो से अधिक जो फॉर्म होती हैं जिनके अंदर अवयवों की संख्या समान होती है, उन्हें हम बोलते हैं समावयवी या आइसोमर। तो सीधा हम ये भी कह सकते हैं कि समावयवी पाए जाने की या समावयवी दर्शाने का जो गुण है वही समावयवता है। तो समावयवी का मतलब हो गया दो या दो से अधिक ऐसे ऑब्जेक्ट या ऐसे कंपाउंड जिनके अवयव समान हो, वो समावयवी हो गए। और समान अवयव वाली ये फॉर्म बनाने का जो गुण है, इस गुण को हम बोलते हैं समावयवता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने एग्जाम्पल ले लिया FeNH3 होल 4 Cl3। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम दूसरा CN4 Cl2 ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया एक। अब हम इसी को हमने दो बार लिख दिया Na2FeCN, जैसे ये लिखा है। ये ऑब्जेक्ट A है और ये B है। तो अगर हम ये कहें कि ये दो ऑब्जेक्ट हैं, तो दो ऑब्जेक्ट हम अगर देखकर कहें तो देखने से ये लग रहा है कि ये दोनों एक ही हैं। ये दोनों एक ही हैं क्योंकि इन दोनों के जो कंपोनेंट हैं वो बिल्कुल सेम है। तो कंपोनेंट के अकॉर्डिंग क्या लग रहा है कि ये एक ही स्पीसीज है। तो फिर हम दो कैसे कहेंगे? दो हम ये कह सकते हैं कि जब इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम स्टडी करेंगे तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी या
केमिकल प्रॉपर्टी या दोनों प्रकार की प्रॉपर्टी में डिफरेंस हो, ए की फिजिकल प्रॉपर्टी और बी की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कुछ डिफरेंस आ रहा हो, जैसे बॉइलिंग पॉइंट है या सॉलिड फॉर्म में तो मेल्टिंग पॉइंट है या इनकी विस्कोसिटी है या इनका डाइपोल मोमेंट है या इनकी कोई केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस आ रहा हो, जो रिएक्शंस ये दे रहे हैं वो रिएक्शंस इनकी अलग अलग हो या रेट ऑफ द रिएक्शंस है वो अलग हो या दोनों प्रकार की प्रॉपर्टी डिफर हो। जब ऐसा होगा तो उन प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे कि ये ए और बी सेम नहीं है, इन दोनों में डिफरेंस। तो जब इनके प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस होगा तब हम इनको अलग मान सकते हैं, अन्यथा इनको अलग हम नहीं मान सकते। तो हमने मान लिया कि दोनों की प्रॉपर्टी में डिफरेंस है, तो इसका मीन ये हुआ कि ए और बी दो ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन फॉर्मूला क्या कह रहा है कि दोनों बिल्कुल सेम है। तो इस प्रकार की जब कंडीशन होती है कि जब हम, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हम कंपाउंड्स का स्टडी करते हैं कि वो कंपाउंड क्या है, और प्रॉपर्टी डिफर होने की वजह से हम कहेंगे कि दो कंपाउंड हैं, लेकिन दोनों के जो कंपोनेंट हैं वो बिल्कुल सेम है, दोनों के लिए जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो बिल्कुल सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट भी सेम आना है। तो इस कारण इस कंडीशन में इन दोनों को हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, ये आइसोमर है, ये समावयवी है। तो समावयवी ये बना रहे हैं, समावयवी के रूप में पाए जा रहे हैं, तो इनका ये जो प्रॉपर्टी है ये कहलाएगा आइसोमेरिज्म। तो ये दोनों समावयवी है। तो समावयवी होने के लिए ज़रूरी क्या है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, दैट मीन्स कंपोनेंट बिल्कुल सेम हो, लेकिन उन दोनों की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सेम नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज़ में कुछ डिफरेंस होना चाहिए। अगर प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस नहीं है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है तब हम क्या कहेंगे कि ये दोनों एक ही है, लेकिन प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस आ गया तब हम क्या कहेंगे, ये आइसोमर है। अब इस प्रकार से ये इंट्रोडक्शन हो गया, ये हमने जान लिया कि आइसोमर क्या होते हैं। ये मैंने आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग एग्जांपल लेकर बताया, पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एग्जांपल लेकर बताया। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों समावयवी कैसे हैं, लेकिन जब हम टॉपिक अभी आगे बढ़ेंगे तब हमें जानकारी मिल जाएगी कि ये दोनों समावयवी हैं या नहीं है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। अभी समावयवी या समावयवता के बारे में आप लोगों ने खूब पढ़ा है, और मुख्य रूप से जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आइसोमेरिज्म के बारे में स्टडी कर रहे थे। यहाँ हम इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं उसके लिए, या टू द पॉइंट अगर हम कहें तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने पर्टिकुलर उसका एग्जांपल लिया। वरना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग जानते हैं कि एल्कोहल और जो कीटोन है या एल्डिहाइड हैं उनके अंदर भी आइसोमेरिज्म पाई जाती है। तो यहाँ पर ये जो आइसोमेरिज्म है इसको हम अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करके फिर इनका डिटेल स्टडी कर सकते हैं। तो ये आइसोमेरिज्म जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनके अंदर इस आइसोमेरिज्म को हम दो भागों में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। ये आइसोमेरिज्म दो प्रकार की, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम समावयवता। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है और स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है, संरचनात्मक समावयवता क्या है और त्रिविम समावयवता क्या है।
तो जैसे हमने जो एग्जांपल लिया था वहाँ पर हम कह रहे थे कि ए और बी की प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है। तो प्रॉपर्टी में वो जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस का रीजन क्या है? वो डिफरेंस उन दोनों कंपाउंड की स्ट्रक्चर में डिफरेंस होने की वजह से है। स्ट्रक्चर का मेन मीन है बॉन्डिंग से, जो बॉन्डिंग कनेक्टिविटीज़ हैं उनसे, कि बॉन्ड किस प्रकार के बने हुए हैं। तो ए और बी की अगर बॉन्डिंग कंडीशन में कुछ अंतर है तो उस वजह से उनकी प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस आ जाएगा। तो अगर उनकी जो बॉन्डिंग कंडीशन है वो असमान है तो अब हम क्या कहेंगे कि उनकी जो संरचना है, उनकी जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ डिफरेंस है, और उसी डिफरेंस की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस आ रहा है। तब हम क्या कहेंगे कि वहाँ पर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, वहाँ पर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम स्टडी करते हैं। लेकिन अगर दो कंपाउंड्स को हम देख रहे हैं और दोनों कंपाउंड्स के जो बॉन्डिंग कनेक्टिविटी है वो बिल्कुल सेम है, फिर भी उन दोनों की प्रॉपर्टीज़ में कुछ डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस हो सकता है कि उस ए और बी कंपाउंड के अंदर उनके जो कंपोनेंट्स हैं, उनके जो ग्रुप हैं, उन ग्रुप का स्पेस में या त्रिविम में या 3 डायमेंशनल जो अरेंजमेंट है उसमें डिफरेंस है। उन दोनों कंपाउंड्स के लिए उनके ग्रुप हैं या उनके जो कंपोनेंट हैं उनका 3 डायमेंशनल जो अरेंजमेंट है वो सेम नहीं है, उसमें डिफरेंस है। और उस डिफरेंस की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज़ में अगर डिफरेंस आ जाता है तब हम क्या कहते हैं कि वहाँ पर जो आइसोमेरिज्म है वो कौन सी है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। वो कौन सी आइसोमेरिज्म होगी? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो हम इन दोनों का ही डिटेल स्टडी करेंगे। पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की संरचनात्मक समावयवता की। तो ये संरचनात्मक समावयवता कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम इस प्रकार से ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी हो सकती है? आयनाइजेशन, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, आयनन आयनन समावयवता, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म या हाइड्रेट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, या कोऑर्डिनेशन, स्फेयर, या कोऑर्डिनेशन सिर्फ कोऑर्डिनेशन के नाम से भी बोल देते हैं, और या हम कोऑर्डिनेशन स्फेयर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, फिर मैं कंटिन्यू यहाँ लिख रहा हूँ लिगेंड आइसोमेरिज्म, और पॉलीमराइजेशन या पॉलीमर आइसोमेरिज्म। पॉलीमर आइसोमेरिज्म या पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। तो इस प्रकार ये हम 7 अलग अलग कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को। आयनन समावयवता, हाइड्रेट या
इसको हम सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म भी कह सकते हैं, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रेट वाटर मॉलिक्यूल के लिए यूज़ हुआ है। तो जनरली जो सॉल्वेंट यूज़ करते हैं वो वाटर को करते हैं, इसलिए हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उपसहसंयोजी या उपसहसंयोजी वर्ग आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन पोजीशन, उपसहसंयोजी स्थिति समावयवता, लिंकेज बंधन समावयवता, लिगेंड समावयवता और बहुलकीकरण या बहुलक समावयवता। अब यहाँ पर ये जो हमने 7 अलग अलग कैटेगरी बनाई है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में, ये इस आधार पर बनाई है कि ए और बी या जो आइसोमर हैं उन आइसोमर की स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस हम कैसे देख पा रहे हैं। अगर आयनाइजेशन प्रोसेस के द्वारा हम उसका स्टडी कर पाते हैं, उसके स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस है उसको हम देख पाते हैं, उसका एनालिसिस कर पाते हैं, तब उसको हम क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। या हम कहें कि उसकी स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस है वो किसकी वजह से, अगर वो आयंस की वजह से है तो हम क्या कहेंगे, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अगर वो वाटर मॉलिक्यूल की संख्या की वजह से है तो हम क्या कहेंगे, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। अगर वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो कंपोनेंट है उन कंपोनेंट में उनका जो कंडीशन चेंज होता है उसकी वजह से है, तब हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। दो स्फीयर के बीच में अगर कंडीशन चेंज हो रहा तो। कोऑर्डिनेशन पोजीशन, एक ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर अगर लिगेंड्स का पोजीशन, जो कंपोनेंट है उनका पोजीशन चेंज हो रहा है, एक ही स्फीयर के अंदर पोजीशन चेंज हो रहा है, तब कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म, जब बॉन्डिंग जो कंडीशन या बॉन्ड चेंज हो रहा है तब हम क्या कहेंगे, लिंकेज आइसोमेरिज्म। और यदि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर जो लिगेंड हैं वो लिगेंड खुद आइसोमर बना रहे हैं, वो खुद आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, तो उनकी आइसोमर कंडीशन के कारण कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। उस कंडीशन उसको हम बोलेंगे लिगेंड आइसोमेरिज्म। और यदि दो या दो से अधिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पॉलीमर फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, उनका अणुसूत्र समान नहीं होता है लेकिन उनका मूलानुपाती सूत्र है, एम्पिरिकल फॉर्मूला है, वो सेम हो और उनके अणुभार एक गुणज के रूप में हो, तब उन्हें हम क्या बोलेंगे, पॉलीमराइजेशन या पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। अब इनका एग्जाम्पल लेकर 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में हम जैसे एग्जांपल ले लें, CO NH3 होल 4 होल 5 SO4 Br। यहाँ जो कोबाल्ट है वो +3 आयन अवस्था में है। तो पहला कंडीशन ये है कि आपको इसका नाम पता होना चाहिए, क्योंकि नोमेनक्लेचर हमने स्टडी कर लिया है, तो आपका इसका नाम आपको पता होना चाहिए कि इसका नाम क्या होगा। अब यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और दूसरा CO NH3 5 Br SO4, ये दो, इन दोनों को जैसे ये हो गया A और ये हो गया B, इन दोनों के जो कंपोनेंट हैं वो बिल्कुल सेम है, दोनों के लिए जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम।
तो यहाँ पर दोनों के कंपोनेंट सेम है लेकिन दोनों की प्रॉपर्टी में डिफरेंस है, इस कारण ये क्या हो गए आइसोमर। लेकिन दोनों की प्रॉपर्टी में डिफरेंस किस वजह से है, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जो आयनिक बॉन्ड है या जो एनायन स्पेयर है, ये जो जोन है ये नेगेटिव आयन के लिए है, यहाँ पर दोनों में डिफरेंस है। तो इनकी जो बॉन्डिंग आयनिक बॉन्ड का जो कनेक्टिविटी है उसमें डिफरेंस आ रहा है, तो वो स्ट्रक्चर का डिफरेंस आ रहा है, इसलिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और मेन जो डिफरेंस है किसका, आयन। और जब हम इसका आयनाइजेशन करेंगे यहाँ पर, जब इसका आयनाइजेशन करें तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा, ये प्लस आयन और ये Br माइनस आयन, क्योंकि ब्रोमाइड साल्ट के रूप में है, तो यहाँ हमें प्राप्त होगा Br माइनस आयन, जो सिंपल आयन है वो Br माइनस आयन। और यहाँ जब इसका आयनाइजेशन करेंगे तो हमें जो सिंपल आयन है वो प्राप्त होगा SO4-2 सल्फेट आयन। और इसका स्टडी हम कैसे कर सकते हैं कि जब हम AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर AgBr का हल्का पीले रंग का अवक्षेप हमें प्राप्त होगा, और यहाँ पर हमें AgNO3 के साथ कोई रिएक्शन ना मिलकर इसके हम रिएक्शन करवाएंगे BaCl2 के साथ, तो हमें क्या प्राप्त होगा, BaSO4 बेरियम सल्फेट का वाइट पीपीटी। तो जब हम वो रिएक्शन करवाएंगे तो उस रिएक्शन के आधार पर हमें ये पता लग जाएगा कि यहाँ पर हमें कौन सा आयन प्राप्त हो रहा है और यहाँ पर हमें कौन सा आयन प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इनके जो आयन हैं वो असमान है, या आयनेशन प्रोसेस के द्वारा हम स्टडी कर रहे हैं कि इन दोनों की प्रॉपर्टी में असमानता है। तो इस आधार पर यहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ पर आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म पाई जाती है। तो ये आयनन समावयवता। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म के बारे में। हाइड्रेट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। जैसे COCl3 3H2, COCl3 3H2O 6H2O। तो यहाँ पर इसको हम जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्म में लिखेंगे तो लिख सकते हैं क्या, COCl3 H2O ये हाइड्रेट फॉर्म 3H2O मॉलिक्यूल, इसको जलयोजित अवस्था में रख रहे हैं 3H2O मॉलिक्यूल। इसका जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो कितना 6, तो उसके अकॉर्डिंग 3Cl माइनस आयन लिगेंड के रूप में और 3H2O मॉलिक्यूल लिगेंड के रूप में, या COCl2 H2O होल 4 Cl 2H2O। सेकेंडरी वैलेंसी या जो कोऑर्डिनेशन नंबर है यो वापस यहाँ पर मेटल का फिक्स रहेगा 6 ही है, लेकिन यहाँ पर अब Cl माइनस जो लिगेंड उनकी संख्या 2 हो गई और H2O लिगेंड की संख्या 4। इस प्रकार से ये बैलेंस हो गया। इसी प्रकार से COCl H2O
होल 5 Cl2 H2O और COH2O होल 6 Cl4 और H2O मोलिक्यूल वहाँ हो जाएंगे 0। इस प्रकार ये हमें यहाँ पर जैसे हमने ये 3 फॉर्म अगर लिखी है तो इन तीनों के लिए जो कंपोनेंट हैं वो बिल्कुल सेम है, उनकी संख्या सेम है। तो ये तीनों में कंपोनेंट सेम है, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टी है वो डिफर होगी, उसमें डिफरेंस रहेगा। जैसे यहाँ पर ये 3 हाइड्रेट फॉर्म में है, यहाँ पर ये एक Cl माइनस आयन है, सिंपल आयन है, ये H2O के 2 मॉलिक्यूल इसके साथ हाइड्रेट फॉर्म में जुड़े हुए हैं जलयोजित अवस्था में। यहाँ पर Cl के Cl माइनस के 3 आयन्स हैं और एक H2O मॉलिक्यूल है। तो ये इनका जो आयन मंडल है उसमें यहाँ पर अगर हम देखें तो H2O मॉलिक्यूल की जो संख्या है वो चेंज हो रही है। तो उसके अकॉर्डिंग जब इसको हम डिफाइन करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि इसमें हाइड्रेट आइसोमेरिज्म पाई जाती है। ये हाइड्रेट आइसोमेरिज्म इसी तरह हम कोई एग्जांपल लें। से एक एग्जांपल ये हो गया ये यहाँ पर ये 3 आइसोमर बन गए। इन तीनों आइसोमर का अगर कंपैरिजन करें तो इन दोनों में कौन सी आइसोमेरिज्म पाई जाएगी। अभी तक जो हमने 2 एग्जांपल लिए हैं उन दोनों का जो स्टडी किया है उसके अकॉर्डिंग इन दोनों में और इन दोनों में या इन दोनों में, जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ क्या देखेंगे कि यहाँ 2s2 मॉलिक्यूल है और यहाँ 3s2 मॉलिक्यूल है। तो जो वाटर मॉलिक्यूल है उनकी संख्या में डिफरेंस है, इसलिए यहाँ पर हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है।
यहाँ पर हमें Cl माइनस आयन भी प्राप्त होगा, जबकि यहाँ पर हमें Cl माइनस आयन प्राप्त नहीं हो रहा। तो यहाँ पर आयन्स के अकॉर्डिंग भी डिफरेंस है, जो सिंपल आयन उसके अकॉर्डिंग डिफरेंस है, इसलिए यहाँ पर आयनन आइसोमेरिज्म भी है। जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर वही इनमें डिफरेंस है और इनमें डिफरेंस है। जब हम फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इनकी संख्या में डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो दोनों आयन हैं, सिंपल जो अनाइन है, नेगेटिव आयन है, वो अलग अलग हैं। इस कारण से यहाँ पर आयनन आइसोमेरिज्म है। फर्स्ट और थर्ड में केवल आयनन आइसोमेरिज्म है। इस प्रकार हमने अध्ययन किया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आयनाइजेशन आइसोमर और हाइड्रेट आइसोमर या आइसोमेरिज्म के बारे में। तो इसी प्रकार जो दूसरे एग्जांपल्स हैं उन एग्जांपल्स की आप प्रैक्टिस करें। आपको सिंपल जैसे कोई एक एग्जांपल दे दिया और उस एक एग्जांपल से, जैसे सिंपल आपको ये एग्जांपल दे दिया, तो इसके अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए कि इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कौन कौन से प्रकार की आइसोमेरिज्म हो सकती है। या सिंपल जैसे आपको इस प्रकार से दे दिया तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन सी आइसोमेरिज्म पाई जाएगी। तो आज इतना ही। ओके, थैंक यू।